नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। दोस्तों, क्या विदाउट ह्यूमन बींग्स आप इस पृथ्वी को इमेजिन कर सकते हैं? अगर ह्यूमन बींग्स ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज कौन करेगा? अगर ह्यूमन बींग्स ही नहीं रहेंगे तो इस समाज में एक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन करेगा? तो ह्यूमन बींग्स का अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए, हमने पिछले चैप्टर्स में कुछ नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ा, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, जैसे नेचुरल फिनोमिना जैसे ड्रॉट के बारे में पढ़ा, फेमाइन, अर्थक्वेक, इन सब के बारे में पढ़ा। देखो, इन सब का इम्पोर्टेंस ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में ही है। जैसे हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक में का क्या इफेक्ट हुआ, अर्थक्वेक का इफेक्ट ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स पर ही होगा, या कोई ड्रॉट है या फेमाइन है, उसका इफेक्ट भी ह्यूमन बीइंग्स पर ही होगा। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग एक पिवोटल रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे सोशल स्टडीज़ में, सोशल साइंस की स्टडीज़ में। ठीक है। सेकंड बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कि ह्यूमन बीइंग्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स भी है और इस रिसोर्स का कंज्यूमर भी है। ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल रिसोर्सेज का कंज्यूमर्स भी है। तो इसी वजह से एक पॉपुलेशन की स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन की स्टडी हम बेसिकली 3 हेडिंग्स में करेंगे, 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन साइज और एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड थर्ड वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। दैट मीन्स हमारी पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट कैसा है, सेक्स रेशियो क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इन सब फैक्टर्स पे हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, पॉपुलेशन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेंसस की। अक्सर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं और अदर डेमोग्राफिक डेटास के बारे में बात करते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है? ये इंफॉर्मेशन आती है सेंसस से। सेंसस यानी कि जनगणना। अ सेंसस इज एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। मीन्स टोटल जो हमारे यहाँ पे जनसंख्या है उसकी गणना होती है और ये पीरियोडिकली होती है, से अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है। जो हमारे यहाँ पे पहला सेंसस हुआ था वो हुआ था 1872 में। इसको पार्शियल सेंसस बोला जाता है, ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। तो कंप्लीट सेंसस सबसे पहले हुआ था 1881 में, और इसके बाद हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, यानी कि जनगणना होती है। तो हमारी लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में, ईयर 2011 में। तो इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो हम ईयर 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। उस चीज़ को, हालांकि अब 9 वर्ष हो चुके हैं और काफ़ी कुछ चेंज आ चुका है, बट एक जो पैटर्न है वो पैटर्न लगभग सेम ही है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया है। तो अब जो भी हम फिगर कोट करेंगे वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली कोट करेंगे। ठीक है। तो अगर बात करें 2011 के सेंसस की, तो इंडिया की पॉपुलेशन थी अराउंड 121 करोड़, दैट इज 1210.6 मिलियन। और जो टोटल जनसंख्या है विश्व की उसका 17.5% था। ठीक है। हमारी जनसंख्या थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली 121 करोड़, जो टोटल पॉपुलेशन का 17.5% था। These 1.21 billion people are unevenly distributed over our country vast area of 3.28 million square kilometer, which accounts for 2.4% of the world's area. इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो टोटल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया है, दैट इज अराउंड 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया, और हमारी पॉपुलेशन है दैट इज 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है डिसप्रोपोर्शनेटली हाई है बाकी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारा जो एरिया केवल 2.4% है और हमारी पॉपुलेशन 17.5% है। ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अगर 2011 के सेंसस की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी वो थी 199 मिलियन, अराउंड 20 करोड़। और यूपी, उत्तर प्रदेश, हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट था, और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो इंडिया की पॉपुलेशन का 16% है। ठीक है। पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का 16% केवल यूपी से आता है। ठीक है। अगर बात करें हिमालयन रीजन के सिक्किम स्टेट की,
तो इसकी पॉपुलेशन ओनली 0.6 मिलियन है। और लक्षद्वीप की अगर बात करें तो इसकी पॉपुलेशन है 64,429 ओनली। एक तरफ है हमारी 20 करोड़ की जनसंख्या और इधर है 64,429 की। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। और हमारे जो मेजर 5 स्टेट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की हाफ पॉपुलेशन के बराबर है। जो मेजर स्टेट्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, इनकी अगर कलेक्टिव पॉपुलेशन की बात करें तो वो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की हाफ पॉपुलेशन के बराबर है, 50% के बराबर। आंध्र प्रदेश अभी 2 स्टेट में डिवाइड हो गया, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। 2011 के सेंसस की हम बात कर रहे हैं। और जो राजस्थान हमारा जो सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के टर्म्स में, राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है, उसकी जो पॉपुलेशन है इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन का ओनली 5.5% है। देखिए उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 16% है इंडिया की पॉपुलेशन का, और राजस्थान टोटल पॉपुलेशन का केवल 5.5% है, जबकि राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है हमारे यहाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो 2011 के सेंसस की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब ये नहीं कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे भारतवर्ष में, पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। जैसे बिहार में अगर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102, और अरुणाचल प्रदेश में जहाँ बात करें वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है 17, मीन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 17 पर्सन्स रहते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी अगर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी इवन नहीं है। जो अरुणाचल प्रदेश के जो फॉरेस्ट वाले रीजन हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकता है 17 से भी कम हो। ठीक है, इट मे बी लेस देन 17। और जो अर्बन एरियाज हैं अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वहाँ पे या बाकी जो बड़े शहर हैं वहाँ पे हो सकता है कि जो बिहार की टोटल पॉपुलेशन, बिहार की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102, इससे भी ज़्यादा हो। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है। Assam and most of the peninsular states have moderate population densities. आसाम या पेनिनसुलर स्टेट्स हैं बाकी, उन सब में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत मॉडरेट है। मॉडरेट मीन्स बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। हमने केवल आसाम का नाम क्यों लिया, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी और भी कम है। ठीक है, एक मॉडरेट की हम बात कर रहे हैं। तो मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या रीज़न है? hilly, dissected and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall and shallow and less fertile soils. ये बात कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उससे, उसके कंपेरेटिवली हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे लो या मॉडरेट बारिश होती है, शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल्स हैं, हिली रीजन्स है, डाइसेक्टेड है, रॉकी नेचर है टेरेन्स का। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की, ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स मतलब इंडो गैंजेटिक प्लेन है या ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, रिवर वैलीज के आसपास का जो रीजन है उसकी, या केरला की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे फ्लैट प्लेन्स हैं, प्लेन्स में सॉइल बहुत फर्टाइल होती है और रेनफॉल भी यहाँ पे अच्छी खासी होती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो हमारे जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल टाउन्स होते हैं वहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब बात करते हैं पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉपुलेशन इज अ डायनामिक फिनोमिना। डायनामिक फिनोमिना मतलब क्या है कि पॉपुलेशन का कंपोजिशन या नंबर या डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का वो एक जैसा नहीं रहता है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, किस वजह से चेंज होता है? ये बर्थ से चेंज हो सकता है, डेथ से चेंज हो सकता है, या फिर माइग्रेशन से भी चेंज हो सकता है। ठीक है, बर्थ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन घटेगी, माइग्रेशन से एक जगह से पॉपुलेशन दूसरी जगह जाती है। ठीक, अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ से हमारा मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन गेन हुआ। ठीक है,
अराउंड 10 ईयर्स में हम नापते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंसस होता है 10 साल में होता है। तो अगर हम बात करें 10 साल की हम बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर 10 ईयर्स में किसी भी एरिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी या कितनी घटी, ठीक है, उसको पॉपुलेशन ग्रोथ हम बोलते हैं। ठीक है, इसको दो टर्म्स में हम डिनोट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज वाइज के 5% का ग्रोथ हुआ या 10% का ग्रोथ हुआ टोटल पॉपुलेशन में, या फिर एब्सोल्यूट नंबर्स में भी बात कर सकते हैं हम, जैसे पॉपुलेशन हमारी 7,85,00,000 बढ़ी इस पर्टिकुलर 10 ईयर्स में, जैसे एक इमेजिनरी फिगर मैंने बोला। ठीक है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ ही रही है, घटी नहीं। ठीक है, 1951 में अगर हम बात करें तो ये पॉपुलेशन थी करीब 361 मिलियन। ठीक है, और अभी कितनी हो गई है 2011 के सेंसस में? 1210 मिलियन, मीन्स 36 करोड़ से पॉपुलेशन बढ़कर 121 करोड़ हो गई है 1951 से 2011 के बीच में। ठीक है, तो पॉपुलेशन हमारी स्टीडीली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम देखो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें परसेंटेज टर्म में अगर बात करें, तो 1951 से 1961 के बीच में ग्रोथ हमारा कितना हुआ था? परसेंटेज ग्रोथ 21.64%। डेकाडेल ग्रोथ रेट से मतलब है पिछले 10 साल में परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ है। ठीक है, फिर 1961 से 1971 में ये ग्रोथ परसेंटेज और बढ़ गया, 24.8 हो गया। 1971 1981 में भी लगभग इतना ही था, 24.66 हो गया। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं एक पैटर्न चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें रियलाइज हुआ 80s में कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम एक स्टेज में पहुंच चुके थे जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला जाता है। पॉपुलेशन हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और इस तेजी से अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहती तो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा था। ठीक है, तो हमने डिफरेंट मेजर्स अपनाए जिसकी वजह से हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। तो उसके बाद में हम देखें तो ये ग्रोथ रेट है धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत तेजी से कम नहीं हो रहा है। यहाँ पे 23.87 हुआ 24.66 से, लगभग 1% का वेरिएशन। फिर यहाँ पे 21.54 हुआ, वेरिएशन थोड़ा सा बढ़ गया। फिर यहाँ पे 17.64 का परसेंट। तो अब हम बात करें 2001 से 2011 के बीच में, तो ग्रोथ रेट है 17.64। ठीक है, 10 साल में। ठीक है, तो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, बट लेकिन अभी और भी ज़्यादा कंट्रोल करना बाकी है। ठीक है, अभी हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो पॉपुलेशन को चेंज करते हैं। ठीक है, दे आर 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। वो है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। एक साल में 1000 लोगों पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। ठीक है, नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। डेथ रेट क्या होता है? डेथ रेट होता है कि 1000 में कितने लोग एक साल में जान गंवाते हैं अपनी। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। और माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। ठीक है, अगर भारत में ही माइग्रेशन हो रहा है तो उसको डोमेस्टिक माइग्रेशन बोलेंगे, अगर भारत से बाहर जा रहे हैं लोग तो उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलेंगे। और माइग्रेशन जैसे पर्टिकुलर एक एरिया को छोड़ के लोग दूसरे एरिया में गए, जिस एरिया से लोग छोड़ कर गए हैं वहाँ पे जो माइग्रेशन है उसको हम एमिग्रेशन बोलते हैं। एमिग्रेशन। और जहाँ पर लोग आए हैं उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी है नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो इससे हमें निकल जाएगा नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम माइग्रेशन फैक्टर को इंक्लूड कर लेंगे। नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बर्थ रेट माइनस डेथ रेट और प्लस माइनस माइग्रेशन। ठीक है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। ठीक है, हमारी जो डेथ रेट थी शुरुआत में, डेथ रेट हमारी बहुत ज़्यादा थी। से 1980 से अगर पहले की बात करते हैं
तो हमारी डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो इतनी डेवलप्ड नहीं थी। लेकिन 1980s के बाद क्या हुआ, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से हमारी डेथ रेट थी वो बहुत कम हो गई। बट हमारी जो बर्थ रेट थी वो लगभग उतनी ही रही। ठीक है, बर्थ रेट उतनी ही रही या बहुत स्लाइटली इसमें कमी आई। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि बर्थ रेट में धीरे धीरे कमी आ रही है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा कमी नहीं थी। तो बर्थ रेट में तो बहुत स्लाइटली कमी आई, लेकिन डेथ रेट हमारी ड्रास्टिकली लो हो गई, इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, ग्रोथ रेट हमारा बहुत ज़्यादा है। ये हो गया माइग्रेशन। अगर माइग्रेशन की वजह क्या है, माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन के पीछे दो फैक्टर्स वर्क करते हैं, एक पुश फैक्टर, ठीक है, पुश फैक्टर, एक पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर है कि माइग्रेशन करने होने के लिए मजबूर करता है लोगों को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। ये पुश फैक्टर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है, गांव का जो रीजन है, हमारे रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, इसी वजह से वहाँ पे पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से लोग मजबूर होकर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, मीन्स एमिग्रेशन होता है वहाँ पे, एमिग्रेशन होता है। अब पुल फैक्टर क्या है, पुल फैक्टर है जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अब अर्बन एरियाज में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ। वो फैक्टर्स क्या है, एक तो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और दूसरा है बेटर लिविंग कंडीशन, बेटर लाइफस्टाइल। ये पुल फैक्टर है। और जो अर्बन रीजन्स में जो माइग्रेशन है उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन मीन्स लोग अंदर की तरफ आते हैं, यहाँ पे शहरी एरियाज में आते हैं, इसको इमिग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, जो माइग्रेशन है वो पॉपुलेशन चेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। पॉपुलेशन साइज को तो चेंज करता है, जैसे एक जगह से पॉपुलेशन गई तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, दूसरी जगह पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन ये पॉपुलेशन कंपोजिशन को भी चेंज करता है इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कंपोजिशन। कैसे, देखो हम समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट की तलाश में गांव से लोगों का पलायन होता है, माइग्रेशन होता है, और शहरों में लोग जाते हैं। तो ज़्यादातर जो वर्किंग एज के पीपल हैं उनका पलायन होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादातर मेल्स की है। ठीक है, तो मेल्स का वर्किंग एज के जो पीपल हैं उनका पलायन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, शहरों में मेल्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी और गाँवों में मेल्स की पॉपुलेशन कम होगी। इसी की वजह से ज़्यादातर शहरों में अगर हम देखेंगे तो सेक्स रेशो कम होता है, मीन्स फीमेल्स की संख्या कम होती है, मेल्स की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, और एज ग्रुप्स की बात करेंगे, गाँव में बच्चे और बूढ़े ज़्यादा होते हैं और शहरों में कंपेरेटिवली यंग पीपल ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यंग पीपल का ही माइग्रेशन होता है। और माइग्रेशन से दूसरा एक प्रभाव क्या पड़ता है कि शहरों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम सेंसस का डेटा देखेंगे, ठीक है, तो अर्बन पॉपुलेशन हमारी 1951 में 17.21% थी, जो बढ़कर टोटल पॉपुलेशन का 31.80% हो गई 2011 में। और गांव में पॉपुलेशन कम हो रही है, शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसी की वजह से मिलियन प्लस सिटीज, मिलियन मतलब जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं मिलियन प्लस सिटीज। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है, तो 2001 से 2011 के बीच में मिलियन प्लस सिटीज की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। ठीक है, 18 का इंक्रीज हो गया, 18 का इंक्रीज हो गया 10 साल में ही। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन का कंपोजिशन माइग्रेशन की वजह से काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एज कंपोजिशन की। तो एज कंपोजिशन से क्या मतलब है, एज कंपोजिशन से मतलब है डिफरेंट एज ग्रुप में लोगों की, पर्सन्स की जो पॉपुलेशन है उसका क्या परसेंटेज है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं इसको, चिल्ड्रन, वर्किंग एज और एज्ड पर्सन। चिल्ड्रन जो बिलो 15 ईयर्स हैं, वर्किंग एज जो 15 से 59 के बीच में है, या एज्ड पीपल वो 59 से अबव है। ठीक है,
जो हमारे चिल्ड्रन हैं जो 15 साल से कम हैं, इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हैं और डिपेंडेंट हैं हमारे ऊपर, उनको हम फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन और मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारी जो वर्किंग एज है वो नॉर्मली 15 से 59 के बीच में है, वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव है और वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट करते हैं, मीन्स एम्प्लॉयबल हैं 15 से 59 साल के बीच के जो लोग, ठीक है। और जो एज्ड पर्सन है 59 एंड अबव हैं, इसमें से कुछ लोग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग रिटायर होते हैं या फिर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट क्यों होते हैं कि एक एज के बाद में आदमी की काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो काम नहीं कर पाता है, तो वो बाकी जनसंख्या पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। और डिपेंडेंट रहता है, अगर लोग इच्छुक भी हैं काम करने के, विलिंग है काम करने के, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह जो डिफरेंट पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो एक हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन और सोशल कंडीशन को डिनोट करता है, ठीक है। इसका सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के इंडिकेटर्स हैं ये। जैसे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज ऑफ दीज ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर। ज़्यादातर चिल्ड्रन हैं या एज्ड पीपल हैं, वो प्रोड्यूसर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो पूरी दूसरी जनसंख्या पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो एज्ड पर्सन्स हैं उनकी संख्या केवल 6.9%, ओनली 6.9%, चिल्ड्रन हैं 34.4%, ठीक है, और एडल्ट्स हैं 58.7%। तो हम कह सकते हैं हमारे भारत में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयबल है, मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और चिल्ड्रन की संख्या भी देखें तो 34.4% है, चिल्ड्रन भी बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले समय में वो भी एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एक हम रिलेटिवली यंग नेशन है, क्योंकि हमारे एज्ड पीपल हैं वो केवल 6.9% है, ठीक है। वी आर रिलेटिवली यंग नेशन। तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज एज है वो अराउंड 29 ईयर है, ठीक है, वो भी बहुत कम है। तो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक एडवांटेज है बहुत ज़्यादा, हम जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस हमारी पॉपुलेशन है हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है, डेमोग्राफिकली डिविडेंड है हम। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सेक्स रेशो की। सेक्स रेशो क्या होता है? सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है। 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स की संख्या है उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशो। लेकिन हमारी सोसाइटी में सेक्स रेशियो हमेशा से अनफेवरेबल हुआ है वीमेंस के प्रति या फीमेल्स के प्रति। हमारे यहाँ पे सेक्स रेशियो 1000 से हमेशा कम रहा है। इसमें 2011 के सेंसस की भी बात करते हैं तो ये 943 है, और इससे पहले और भी कम था, 933, 929, 934, 930, 941 और 946। 51 में एक थोड़ा सा ज़्यादा था ये, उसके बाद में ये कम ही होता गया है, बट 2011 में इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है और ये 943 हो गया है, ठीक है। तो फिर भी ये कम है क्योंकि 1000 मेल्स पर संख्या फीमेल्स की 943 है, ये लगभग बराबर होनी चाहिए थी, ठीक है, वो बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं अनफेवरेबल है। इसके भी बहुत सारे रीजन्स है, जैसे हमारी सोसाइटीज़ में मेल चाइल्ड की चाहत होती है हमेशा, तो इसलिए नंबर ऑफ फीमेल्स की संख्या कम ही रहती है। अब तो हमारी गवर्नमेंट ने सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस को बैन कर दिया है, अब नहीं होते हैं, लेकिन पहले क्या था, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन होते थे और फोइटस की हत्या कर दी जाती थी अगर वो फीमेल होता था तो, ठीक है। तो ये बात हुई सेक्स रेशो की। अगर हम केरला की बात करते हैं तो केरला में सेक्स रेशो है 1084, पौंडुचेरी में बात करें तो ये है 1038। देखो केरला क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट भी अच्छी है वहाँ पे, इस वजह से सेक्स रेशो ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। पौंडुचेरी में भी सेक्स रेशो ज़्यादा है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है केरला में सेक्स रेशो ज़्यादा होने का, वो है माइग्रेशन, एमिग्रेशन। ज़्यादातर हमने पहले बताया जैसे मेल्स की माइग्रेशन होती है ज़्यादातर, जो हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड है कि जो मेल पर्सन्स हैं वही बाहर जाके काम करते हैं, तो केरला से बहुत ज़्यादा लोग विदेशों में जाते हैं, तो इसी वजह से भी केरला में सेक्स रेशो काफ़ी अच्छा है।
और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में सेक्स रेशियो है 866। ठीक है, जैसे हमने बताया कि अर्बन एरियाज में नॉर्मली मेल्स का माइग्रेशन होता है, गाँव से लोग अर्बन एरियाज में आते हैं, तो इस वजह से दिल्ली में सेक्स रेशियो कम है, 866 है। और हरियाणा में 877 है। हरियाणा में सेक्स रेशो कम होने के और भी रीजन्स हैं, सोशल रीजन्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि मेल चाइल्ड की जो चाहत होती है उसकी वजह से फीमेल फोर्टिसाइड या फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, वो मल प्रैक्टिस हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी, इसी की वजह से यहाँ पे सेक्स रेशो बहुत कम है, 877 है, वो बहुत ज़्यादा ही कम माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिटरेसी की। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी देश के लिए उसकी पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा एसेट होता है। पॉपुलेशन अपने आप में एक रिसोर्स भी है और रिसोर्सेज का कंज्यूमर भी है। इसी वजह से लिटरेसी रेट किसी भी देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस देश में लिटरेसी रेट अच्छा है उस देश के नागरिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और वो देश के तरक्की में हिस्सा लेते हैं, तरक्की में कारगर सिद्ध होते हैं। लेकिन जहाँ पे लिटरेसी रेट कम होता है वो लोग उस देश की तरक्की के लिए एक ऑब्स्टिकल है और उनकी इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि अगर हम देखें लिटरेसी रेट की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। ठीक है, इसी की वजह से वहाँ के जो लोग हैं उस देश के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। हमारे जो साउथ एशियन नेशंस हैं खासकर और जो अफ्रीकन नेशंस हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। इसी की वजह से जो वहाँ की पॉपुलेशन है इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है। ठीक है, अगर बात करें लिटरेसी की डेफिनेशन की, तो लिटरेसी होता क्या है? अगर 2011 के सेंसस की बात करें तो कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक है, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक है, हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, मीन्स लिख सकता है और पढ़ सकता है अंडरस्टैंडिंग के साथ में, मतलब उसको समझ में भी आना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहा है। मतलब किसी भी लैंग्वेज में, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़े, किसी भी लैंग्वेज में, रीजनल कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो 7 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति जो अंडरस्टैंडिंग के साथ में किसी भी लैंग्वेज में कुछ पढ़ या लिख सकता है उसको हम लिटरेट बोलते हैं। ठीक है, अगर लिटरेसी रेट की बात करें 2011 के सेंसस में अगर देखें तो ओवरऑल लिटरेसी रेट है हमारे देश में 73%, मेल्स प्लस फीमेल्स। लेकिन अगर मेल में बात करें तो लिटरेसी रेट है 80.9%, वो काफ़ी हाई है। और फीमेल्स में बात करें तो वो बहुत कम हो जाती है, 64.6% है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो सोशल रीजन्स हैं, फीमेल्स को बराबरी का अधिकार नहीं होता है, खासकर हमारे रूरल एरियाज में। इसकी वजह से लिटरेसी रेट फीमेल्स में कम है, मेल्स में ज़्यादा है और ओवरऑल 73% है। हालांकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है लिटरेसी रेट में, लेकिन और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। देखो डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑक्यूपेशंस होते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई वेटर है, होटल में काम करता है, कोई पायलट है, कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है पर्सन, कोई किसान है, खेत में काम करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में काम करता है पर्सन, कोई सर्विस सेक्टर में काम करता है। तो इस प्रकार डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर्ड टू एज ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव एज इज एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट तब होगा जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिकली एक्टिव होंगे लोग। ठीक है, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी एक डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की बात कर ली हमने, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात कर ली, लेकिन ऑक्यूपेशंस को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैटेगरीज हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज से हमारा मतलब है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, यानी कि एग्रीकल्चर और इट्स एलाइड एक्टिविटीज प्लस माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सब एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक क्षेत्र की एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से हमारा मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक्टिविटीज़,
जैसे कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क या किसी फैक्ट्री में काम करना, ये सब हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और टर्शियरी एक्टिविटीज़ मीन्स सर्विस प्रोवाइड करना। ये सर्विसेज हो सकती हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर और भी अलग टाइप की सर्विसेज। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़, और टर्शियरी एक्टिविटीज़ सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, ये हो गई 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ जो किसी भी इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। ठीक है, अगर देश की अगर बात करें किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीज़ की, तो जो हमारी जनसंख्या किस किस एक्टिविटीज़ में लगी हुई है वो उस पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमिक लेवल को दर्शाता है। जैसे कि हमारी जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है, और जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन टर्शियरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जैसे अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन टर्शियरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। अगर इंडिया में बात करें तो हमारी लगभग आधी जनसंख्या एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और कुछ जनसंख्या हमारी, कुछ पॉपुलेशन सेकेंडरी सेक्टर में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट लेवल को समझना। ठीक है, जैसे कि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज अबाउट 13 एंड 20% रेस्पेक्टिवली। इंडिया की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में 13% है और टर्शियरी सेक्टर में 20% है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट है सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा है। क्यों है? बिकॉज ऑफ आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज में इंडिया बहुत लीड कर रहा था, तो इस वजह से हमारी जो टर्शियरी सर्विस इससे ज़्यादा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में हमारा जो परसेंटेज टर्म कम होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट है वो चाइना ने कब्जाया हुआ था। ठीक है, इसी की वजह से बाकी सब जगह पे मैन्युफैक्चरिंग कम थी। ये बात हो गई हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हेल्थ की। देखो, किसी भी पॉपुलेशन की जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि आदमी अगर हेल्दी रहेगा तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो पाएगा और देश की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही पुअर रहा है बहुत बड़े लंबे समय से। इसी की वजह से हमारे यहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी, चाइल्ड मल न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी। लेकिन पिछले कुछ समय से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इन सब चीज़ में। जैसे कि हमारा जो डेथ रेट था वो 25 पर 1000 से हमने कम करके 7.2 पर 1000 कर लिया। ठीक है, 1951 की बात करें तो हमारा डेथ रेट था 25, उसको अभी हमने कम करके 7.2 कर लिया 2011 तक। ठीक है, और उसी प्रकार हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 36.7 ईयर्स थी 1951 में, और उसको हमने बढ़ाकर 67.9 ईयर्स कर दिया 2012 में। ठीक है, ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इसमें साथ साथ अभी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना बाकी भी है अभी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो हेल्थ कंडीशन है अभी भी डेवलप्ड नेशन से बहुत पीछे हैं। ठीक है, हम बहुत पिछड़ रहे हैं अभी भी हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, जो मेजर इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इस पर काम करने की ज़रूरत है हमें अभी। डायग्नोसिस के जो तरीके हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है, और डिफरेंट एलिमेंट्स उन पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले बताया कि हम हेल्थ सेक्टर में अभी भी काफ़ी पिछड़ रहे हैं। ठीक है, पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन हमारा बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे हैं, हमारे चिल्ड्रन हैं, वो मल न्यूट्रिस्ट हैं। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर भी अभी पूरी जनसंख्या को अवेलेबल नहीं है, बेसिक सैनिटेशन अवेलेबल नहीं है अभी भी। ओपन डिफिकेशन हमारे यहाँ पे बहुत प्रीवेलेंट था, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है स्कीम, स्वच्छ भारत स्कीम लॉन्च की है, उसकी वजह से काफ़ी ओपन डिफिकेशन कम हुआ है। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज़ हमारे देश में बहुत कम है। ठीक है, तो इसको एक प्रॉपर पॉपुलेशन पॉलिसी के थ्रू टैकल किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रॉपर पॉपुलेशन पॉलिसी हमें अपनानी होगी कि आने वाले वर्षों में हम क्या काम करेंगे जिससे कि हमारे पॉपुलेशन में हेल्थ की सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो सके।
ठीक है, एक बात अभी बात करते हैं एडोलेसेंट पीपल की। एडोलेसेंट पीपल क्या होते हैं? जो 10 से 19 वर्ष के बीच में जो हमारे बच्चे हैं उनको हम एडोलेसेंट बोलते हैं, तरुणावस्था जिसको हम बोलते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश की सोसाइटी के लिए और इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि आगे चढ़ के यही एडल्ट होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, एक भारत के नागरिक बनेंगे। और भारत के नागरिक अगर एजुकेटेड होंगे, सोशली कल्चर्ड होंगे और इकोनॉमिकली साउंड होंगे तो एक उन्नत देश का निर्माण करेंगे। तो ठीक है, इसी वजह से एडोलेसेंट पीपल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। ठीक है, और जो एडोलेसेंट पीपल है उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है बाकी बच्चों से, मतलब 10 साल से 19 साल के बीच में, क्योंकि ये ग्रोइंग फेज होता है तो इसकी वजह से इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी एडल्ट से और चाइल्ड से बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये डेफिशिएंसी रहेगी इसकी तो इसकी वजह से इनका ग्रोथ रुक जाता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है। बट इंडिया में हमारे यहाँ पे खासकर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट एडिक्वेटली एडोलेसेंट एज में नहीं मिल पाता है, खासकर एडोलेसेंट गर्ल्स को, फीमेल्स को, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। ठीक है, their problems have so far not received adequate attention in the process of development. ये एडोलेसेंट की प्रॉब्लम्स को अभी तक ठीक से कैटर नहीं किया गया है। एडोलेसेंट गर्ल्स हैव टू बी सेंसिटाइज्ड टू द प्रॉब्लम्स दे कन्फ्रंट। ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल्स को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है इन प्रॉब्लम्स के बारे में, और अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसको लिटरेसी और एजुकेशन के द्वारा फैलाया जा सकता है। ठीक है, अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ कम्प्रीहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य था? द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis. The National Population Policy 2000 is a culmination of years of planned efforts. जो ये इतने सालों तक प्लान्ड एफर्ट्स किए गए, इसका अंत क्या इसमें हुआ? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 में शुरू की गई। ठीक है, इसमें क्या बोला गया? इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर ऑफ एज। 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए, 30 तक लाया जाए। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ पर 1000। ठीक है, अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ठीक है, जो भी डिजीज़ के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे उसको डिफरेंट जो बीमारी हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या फिर पोलियो है, इनके लिए बच्चों को वैक्सीन दी जाए। ठीक है, इसके लिए हमने एक मिशन इंद्रधनुष भी शुरू किया था इम्यूनाइजेशन के लिए। ठीक है, और जो गर्ल्स की जो मैरिज की एज है उसको डिले किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी चाइल्ड मैरिज की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, तो गर्ल्स की जो मैरिज की एज है उसको डिले किया जाए। एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर ए पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम्स। ठीक है, एक मतलब नाम मात्र के लिए प्रोग्राम ना हो, ये लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बने, तो इस पर काम किया जाए। ठीक है, अब एडोलेसेंट के लिए क्या बोलता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000? ठीक है, एडोलेसेंट पे भी ये बहुत ज़्यादा फोकस कर देता है। ये मेन 2 पॉइंट पे फोकस करता है: प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अनवांटेड प्रेगनेंसीज पे रोक लगाई जाए और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पर भी रोक लगाई जाए। इट कॉल्ड फॉर प्रोग्राम्स डेट एम टूवर्ड्स, ये कुछ एम्स हैं इसके बारे में ये काम करता है: इंकरेजिंग डिलेड चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, making contraceptive services accessible and affordable, providing food supplements, nutritional services and strengthening legal measures to prevent child marriage. चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कुछ लीगल मेजर्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बात करता है ये। ठीक है, फर्स्ट तो ये अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज की, तो चाइल्ड मैरिज तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है,
इसको चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया जाना चाहिए और जो मैरिज की एज है उसको डिले किया जाना चाहिए। और देखो एडोलेसेंट एज में जो बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं होती है, उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जानी चाहिए सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में। उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, सेक्सुअल एजुकेशन दी जानी चाहिए इनको। ठीक, कंट्रासेप्टिव का यूज करना चाहिए उनके, इसके कंट्रासेप्टिव के यूज के बारे में उनको बताना चाहिए। और ये एक्सेसिबल हो कंट्रासेप्टिव और अफोर्डेबल रेट्स पर हो, एक्सेसिबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो, ऐसा नहीं कि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, और फूड सप्लीमेंट्स, क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इनकी ज़्यादा होती है बाकी एज से, तो फूड सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन सर्विसेज भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। देखो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि किसी भी देश के लोग हैं वो उसके सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं, और जो हेल्दी है, ह्यूमन बींग्स एजुकेटेड है, वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देश की प्रोग्रेस में बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकता है। इसलिए हमें हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पर विशेष तौर पर काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हम आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।